हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी और नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट आपने सेट कर लिया होगा। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस जो हुई उनमें हमने अपना एक टॉपिक शुरू किया था, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। और मानव रोग की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी थी, जिसमें हम अपने कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग जो हमारे थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अभी उसमें थोड़ा सेक्शन बचता है। एक तो बचते हैं हमारे आनुवंशिक रोग और एक बचते हैं हमारे असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग जो होते हैं वो उनमें से ज्यादातर रोग हैं वो टॉपिक वाइज, जैसे आपके बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित यानी पोषण से संबंधित जो हमारा टॉपिक होता है, उसी में आपको विटामिन से होने वाली जो बीमारियां हैं वो वहां पे हो जाती है। उसके अलावा अगर बॉडी में कोई और बीमारी है, यानी कि किसी ऑर्गन के डैमेज होने से कोई बीमारी होती है, तो वो भी साथ साथ उस टॉपिक के साथ साथ ही हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे एंजाइम या हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण जो रोग हमें होते हैं वो रोग हम अपना जो ग्लैंड्स टॉपिक है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके अंतर्गत वो बीमारियां वहां पे हो जाती हैं। तो असंक्रामक रोग का यहाँ पे अलग स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो पढ़ने लायक बचता है वो है हमारा आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक रोगों से, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो बीमारियां जो हमें जीन्स के जरिए, क्रोमोसोम के जरिए हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होती हैं। तो भाई हमारा आनुवंशिक रोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आनुवंशिक रोग। तो भी देखो, आनुवंशिक रोग जहां तक है नाम से ही हमें परिचित हो रहा है। आनुवंशिक रोग वो रोग जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि बाहर से हमने अर्जित नहीं किए हैं, बाहर से हमने एक्वायर नहीं किए हैं, बल्कि हमारे पेरेंट्स के जरिए, हमारे बड़ों के जरिए हमारी बॉडी में जो भी ये बीमारियां हैं ये आ गई हैं। तो देखो, जो आनुवंशिक रोग हैं हमारे, आनुवंशिक रोग हैं, इनमें कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम की गड़बड़ से होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। जैसे हम सबको पता है कि मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सबको पता है ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या, मानव जो है हमारा, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं हमें पता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कभी कभी अगर ये 46 गुणसूत्रों में अगर कुछ ऐड हो जाए, एक ऐड हो जाए या 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तब हमें बीमारी हो जाएगी। या फिर इसकी संख्या में से क्रोमोसोम की संख्या घट जाए, एक संख्या घट जाए, 2 घट जाए, तब हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तब हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए इसमें आप जोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है 46 से ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे, अगर कोई गुणसूत्र की कमी रह जाएगी तो 46 से कम गुणसूत्र रह जाएंगे। तो एक तो होगा जब हमारे क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ आ जाती है तो उससे होने वाले रोग, और एक होते हैं जो हमारे गुणसूत्रों का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है। हम सबको पता है हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र एक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े, अब ऐसा तो है नहीं कोई भी जोड़ा किसी के भी साथ जाके अपना पेयर बना लेगा, कोई भी गुणसूत्र किसी के साथ भी पेयर तो नहीं बनाता। उनका जो पेयर होता है वो अपने एक फिक्स क्रोमोसोम के साथ ही होता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक पेयरिंग में गड़बड़ आ गई, किसी भी एक जोड़े की पेयरिंग अच्छे से हो नहीं पाई, या तो वो अच्छे से जुड़ नहीं पाया, या फिर उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, जिसको हम बोल देते हैं ट्राइसोमी, कि यानी कि एक गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाने के कारण जहां पे 2 होने थे वहां पे 3 गुणसूत्र बन गए, तो वो पोजीशन हो जाती है। इस तरह से कुछ जब गुणसूत्रों में, जीन्स में कुछ गड़बड़ आती है तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखो भाई, इससे पहले मैं आपको 2 वर्ड से परिचित कराना चाहूंगी, क्योंकि ये वर्ड आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो, हम सबको पता है इंसान के शरीर में 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 44 गुणसूत्र जो होंगे वो दोनों में समान रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम रहेंगे। तो 44 गुणसूत्र जो हमारे सेम हैं, जो समान गुणसूत्र हैं, इनको कहते हैं हम ऑटोसोम, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है,
इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये समान रहेंगे। भाई जाहिर सी बात है, इंसान की पूरी बॉडी ही तो क्रोमोसोम से बनती है। पूरी बॉडी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, पुरुष में भी 2 कान होंगे, महिला में भी 2 कान होंगे, 2 हाथ महिला में भी है, पुरुष में भी है। तो जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर को जो डेवलप करते हैं वो गुणसूत्र कहलाते हैं हमारे ऑटोसोम्स। हमारे 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। उसके अलावा 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं, यानी कि हम एक जोड़ा बोल सकते हैं कि एक जोड़ा गुणसूत्र ऐसा है जो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, जिसको हम बोल देते हैं लिंग गुणसूत्र, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक जोड़ा 44 या फिर हम कह सकते हैं 2 गुणसूत्र। आप इसको या तो 2 गुणसूत्र बोल लो या एक जोड़ा गुणसूत्र बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो होंगे ये महिला में अलग होंगे, पुरुष में अलग होंगे, और यही गुणसूत्र होते हैं जो जेंडर डिसाइड करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। इसीलिए इनको हम बोल देते हैं एलोसोम्स। इनको बोला जाता है एलोसोम्स। ठीक है। तो अब उनमें से अब कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो इन 2 गुणसूत्रों की गड़बड़ के कारण पैदा होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो इन 44 गुणसूत्रों का जो पेयर है, इस पेयर में गड़बड़ आ जाए तब होती हैं। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो होते हैं हमारे एलोसोम्स, और जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। अब इन्हीं से संबंधित हम अपनी बीमारियां कर लेंगे। अब हम अपनी बीमारियां कर लेंगे जो हमारी आनुवंशिकता से बनी, जो हमारी आनुवंशिक रोगों के कारण होती है, यानी आनुवंशिकता से जो हमें मिलती है। तो देखिए, सबसे पहला रोग तो हमारा आप सभी ने सुना होगा, थैलेसीमिया। एक रोग होता है हमारा थैलेसीमिया। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने थैलेसीमिया नाम सुना ही नहीं होगा। तो थैलेसीमिया होता क्या है, और कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आनुवंशिकता से होता है या आनुवंशिक रोग है। उनमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जिनमें से एक थैलेसीमिया होता है। 3 ऑप्शन कोई होते हैं जो या तो वायरल डिजीज दे देते हैं, बैक्टीरियल डिजीज दे देते हैं, फंगस डिजीज दे देते हैं, या फिर कोई असंक्रामक रोग दे देते हैं। तो हमें छांटना होता है उनमें से कि कौन सा आनुवंशिक है, कौन सा आनुवंशिक नहीं है। तो थैलेसीमिया है जो भाई डेफिनेटली एक आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो ये बीमारी हमें होती है, थैलेसीमिया जो हमें होता है, इस बीमारी में होता क्या है। तो भाई जो थैलेसीमिया होता है ना, थैलेसीमिया में होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती हैं, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी जो हमारी होती हैं, आरबीसी का जीवन काल घट जाता है। आरबीसी का जीवन काल घट जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो आरबीसी होती है उनका जो जीवन काल होता है वो सामान्यतः 120 दिन होता है, यानी कि लगभग 120 दिन तक हमारी आरबीसी सरवाइव कर लेती है। लेकिन जिस इंसान को हो गया थैलेसीमिया, उसकी आरबीसी का जीवन काल घट जाएगा, और ये जीवन काल घट के आ जाएगा 50 से 60 दिन पे। यानी जहां एक आरबीसी को 120 दिन जिंदा रहना था, वहां पे वो आरबीसी महज अब 50 से 60 दिन ही जिंदा रह पा रही है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कंडीशन में इतनी जल्दी तो हमारा बोन मैरो आरबीसी बनाएगा नहीं, लेकिन इस इंसान को तो हर 2 महीने पे नई नई आरबीसी चाहिए। पर हमारी बॉडी तो पता है 120 दिन चलाएगी, तो इट मींस 4 महीने, कम से कम 4 महीने चाहिए हमारी बॉडी को नया खून बनाने के लिए, नई आरबीसी बनाने के लिए। लेकिन इसको चाहिए हाफ टाइम पे ही इसको उतनी आरबीसी चाहिए, तो हमारा बोन मैरो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे इंसान को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, बार बार इसको बाहर से खून लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये बीमारी होती है, ये एक आनुवंशिक रोग है। और ये जो रोग है हमारा, इसमें क्वेश्चन बस यही से पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कैसा रोग है, दूसरा पूछ लेते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। तो प्रभाव होता है भाई सीधा सीधा हमारी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो घट जाता है, लाइफ स्पैन जो है वो घट जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली बीमारी की हम बात करें, नेक्स्ट बीमारी की हम बात करें, तो हमारी दूसरी बीमारी होती है, दूसरी बीमारी है भाई कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है।
कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो रोग है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, इस रोग में होता क्या है भाई, जहां तक इसके नाम से ही आपको एहसास हो रहा होगा, वर्ण अंधता यानी कि कुछ फिक्स रंग है हमारे जिनके प्रति हमारी जो आंखें होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। उन रंगों को हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाती, उनमें भेद नहीं कर पाती। तो इसमें होता क्या है, 3 प्राइमरी रंग, हमारे जो प्राथमिक रंग होते हैं ना, हमारे प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग जो होते हैं आपके, कौन सा होता है भाई, लाल नीला, लाल नीला और हरा, लाल नीला और हरा, ये 3 रंग जो हमारे हैं, लाल नीला और हरा, ये 3 रंग जो प्राथमिक रंग है हमारे, ये रंग दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये रंग दिखाई नहीं देते। दिखाई का मतलब है इनमें फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, में फर्क नहीं पता चलता, भेद नहीं कर पाते। ठीक है, भेद नहीं कर पाते। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता कि सामने जो कलर है वो हरा है कि लाल है, तो इंसान इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। उसके अलावा ये जो बीमारी है हमारी वर्ण अंधता बीमारी है, ये बीमारी सबसे पहले तो, ये बीमारी कैसी बीमारी है, तो हम सबको पता है आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग तो है, तो क्या ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान मात्रा में दोनों को प्रभावित करेगी, या फिर ये खाली पुरुष को प्रभावित करेगी? तो वर्णांधता जो बीमारी है वो पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है, पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है। महिलाओं में इक्का दुक्का केस होता है, इक्का दुक्का केस होता है जब महिला को भी कोई वर्णांध महिला होती है, लेकिन मेल में बहुत ज्यादा रेशो होता है, मेल में इसका रेशो बहुत ज्यादा होता है। अगर रेशो की बात करें तो मेल में लगभग 8% जो मेल होते हैं उनमें वो वर्णांध पाए जाते हैं, 8% होता है रेशो। और फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है 0.4%, यानी कि मेल से बहुत ज्यादा कम। अब आपके मन में आया होगा भाई मेल ने ऐसा क्या क्या कर दिया पाप ऐसा कि उसको ये वर्णांध बीमारी होती है? तो इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो हमारा वर्णांध करने वाला, वर्णांध यानी ये जो बीमारी हमारी होती है, इसका जो वेक्टर होता है, ये रोग जिसके कारण होता है, वो हमेशा हमारे वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। वाई गुणसूत्र जो होता है ना हमारा, वाई गुणसूत्र, इस वाई गुणसूत्र के ऊपर ही ये हमारा वर्णांध रोग जो हमारा होता है ना, इसका जो वाहक यानी कि ये वाई क्रोमोसोम के जरिए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब महिलाओं में तो वाई क्रोमोसोम होता नहीं है, अब महिलाओं में वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अब जब ये है ही नहीं तो महिला में ये रोग आएगा कहां से? आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस वजह से ये रीजन होता है कि हमारा जो वर्णांध है, जो बीमारी है, वो पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा। महिलाओं में तो ना के बराबर है। अब आप कहोगे फिर ये एक आध जो महिला है इसमें कैसे हो जाती है? तो इसमें ये हो जाती है जैसे कुछ हमारी महिलाओं में वो आगे हमारे सिंड्रोम आएंगे कि किसी में एक एक्स ज्यादा हो जाता है, महिला होते हुए भी उसमें गलती से वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ऐसी कुछ अलग हमारी क्रोमोसोम की गड़बड़ के कारण ये कैरी कर जाता है। अदरवाइज नॉर्मल जब कोई महिला पैदा होती है, नॉर्मल हमारा फर्टिलाइजेशन से कोई फीमेल पैदा होती है, तो उसमें जनरली वर्णांधता की प्रॉब्लम नहीं पाई जाती, तो मेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो वर्णांध होता है उस इंसान का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये टेस्ट होता है भाई हमारा इशिहारा टेस्ट। टेस्ट बोला जाता है इशिहारा टेस्ट। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेस्ट की खोज की थी, उनके नाम पर इस टेस्ट का नाम रख दिया इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट क्या है? तो जनरली आप लोग देखते हो एक डॉट 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 बना देंगे, उनके बीच में एक अलग अलग के डॉट, जैसे कि नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उसमें टेस्ट कराते हैं। सामने एक पेपर होगा, कहेंगे इस कागज में आपको कौन सा रंग है जो एक अलग अक्षर दिख रहा होगा, तो वो छलक के आता है, अलग अलग कलर से एक बिंदु से वो बना देते हैं, तो वो हमारा इशिहारा टेस्ट ही होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है लड़कों में ज्यादा होती है, ये आपको पता चल ही गया। ठीक है, अब ये जो दिक्कत आती है ये किस में आएगी भाई? अब मुझे आप बता दो, मैंने आपको बताया था ऑटोसोम और एलोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम बताया था मैंने आपको कि ऑटोसोम तो होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एलोसोम जो हमारे एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे होते हैं कौन से? एलोसोम। तो हमें पता है ये वाई कैरी करता है, वाई जो हमारा होता है उसके ऊपर ये उसका कैरियर होता है, तो वाई तो भाई हमारा एलोसोम होता है, एलोसोम होता है हमारा वाही
वाई, तो ये बीमारी कौन सी है? एलोसोमल डिजीज, यानी कि हमारे जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनके जरिए ये बीमारी फैलती है। चलिए अब आते हैं हमारी अगली बीमारी के ऊपर। हमारा अगला रोग नंबर 3 रोग, नंबर 3 रोग, नंबर 3 रोग हमारा हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो हमारी बीमारी है, ये बीमारी हमारी, भाई जाहिर सी बात है हीमोफीलिया हमारी बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी को शाही रोग भी कहा जाता है। शाही रोग, शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारी बीमारी है, सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया जो थी, उनके परिवार में सबसे पहले ये बीमारी देखी गई थी। तो वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, और आपको पता है उनकी फैमिली में थोड़ा सा सिस्टम ये था कि भाई चाचा के लड़के से शादी, बुआ के लड़के से शादी, इस तरह का कुछ सिस्टम उनके में था। तो इस वजह से उनके परिवार में ही शादियां आपस में हो गई, तो उनकी फैमिली से जितने भी लोग बिलोंग करते थे उनमें बहुत से लोगों में ये बीमारी पाई गई। तो वो सारे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए इस बीमारी को नाम दे दिया कि शाही रोग है, यानी कि राजघराने में जो लोग रहते हैं उनको ये बीमारी होगी, नॉर्मल आदमियों को ये बीमारी नहीं थी। तो हीमोफीलिया, अब इस बीमारी में सबसे पहले तो इस बीमारी में होता क्या है? तो ये जो बीमारी है हमारी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये होती है एक्स लिंक्ड, एस लिंक्ड, या फिर हम कह सकते हैं एस सहलग्न, यानी कि एक्स जो हमारा गुणसूत्र होता है उसके ऊपर सहलग्न, यानी कि एक्स जो गुणसूत्र है उसके ऊपर, उसके माध्यम से ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। तो भाई एक्स के माध्यम से फैलती है तो जाहिर सी बात है ये पुरुष में भी हो सकती है और महिला में भी हो सकती है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र तो पुरुष में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये मेल में भी हो सकती है, प्लस में ये फीमेल में भी हो सकती है, कोई इशू है ही नहीं, दोनों में हो सकती है। तो अब लड़के करेंगे सांस आया, कम से कम हमारे साथ थोड़ा न्याय तो हुआ कि भाई लड़कियों को भी बीमारी कुछ तो है ऐसी जो हो सकती है। अब इस बीमारी में होता क्या है? तो भाई इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में जो हमारा ब्लड क्लॉट है, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का, यानी कि अगर चोट लग जाए तो हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो ये बीमारी जब किसी को हो जाएगी तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, कहीं पे चोट लग गई तो ब्लीडिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लीडिंग होती रहती है, इसीलिए ये जो है हमारा। अब एक देखो भाई, एक और बात होती है हमारी कि जो हमारा हीमोफीलिया बीमारी है, अब आप कहोगे इसमें रक्त का थक्का जो नहीं बनता, अब हमें रक्त का थक्का बनाने के लिए तो कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। आपने सुना होगा विटामिन के भी ब्लड क्लॉट बनाती है, आपने सुना होगा कि हमारी प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉट बनाती हैं, आपने सुना होगा हमारा प्लाज्मा भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो और क्या है, किस पे जाके अटैक करती है ये बीमारी? के पे, विटामिन के पे। भाई विटामिन के तो एक, भाई जाहिर सी बात है हम बाहर से गेन कर लेंगे, अगर किसी के शरीर में कमी है तो बाहर से विटामिन के ले लेंगे तो फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगी, पर ये विटामिन के पे असर करती ही नहीं है। ये बीमारी करती है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में 13 अलग अलग कारक पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है ब्लड क्लॉटिंग यूं ही हो जाती है? प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं अलग से, उसके अलावा हमारी प्लाज्मा हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है, और उसके अलावा हमारे खून में ही 13 कारक पाए जाते हैं, अलग अलग कारक जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और उन 13 कारक में से कारक नंबर 8, कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9, यानी कि कारक 8 और कारक 9 जो होते हैं उनकी कमी करता है ये, और उनकी कमी हो गई तो अपने आप, भाई जाहिर सी बात है पूरी चेन चलती है, बीच में से एक भी अगर चेन कड़ी टूट गई तो उससे आगे की कड़ी आगे काम करेगी करेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। तो ये क्या करता है, कारक 8, कारक हमारा 8 व कारक 9 की कमी, ठीक है, इनकी कमी हो जाती है इस रोग में, और फिर ये हमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं करने देती। ठीक है, चलिए अगली बीमारी है हमारी नंबर 4 बीमारी। नंबर 4 बीमारी, नंबर 4 बीमारी हमारी आ जाती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया,
एनीमिया। ठीक है, इसे कई बार हिंदी में ऐसे भी लिखा आ सकता है हंसियाकार, सिकल को बोल देते हैं हंसिया आकार। यानी कि जैसे गांव में खेतों में कटाई करते हो, गेहूं वगैरह काटते हो तो दराती बोलते हैं ना जिसको, दराती, जिसका एक हैंडल होता है, वो आगे से यूं मुड़ी हुई होती है, चांद की शेप में मुड़ी हुई होती है। बस ऐसी ही कुछ बीमारी है। इसमें होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है, हमारी जो आरबीसी होती है उनका आकार हंसियाकार हो जाता है। आपको पता है हमारी आरबीसी होती कैसी है भाई? हमारी आरबीसी कुछ ऐसी होती है, आपने एल्पेनलीबे की चोट टॉफी देखी होगी ना बचपन में, एल्पेनलीबे की टॉफी, बीच से थोड़ी पिचकी हुई है, किनारों से थोड़ी मोटी, यानी कि द्वितलीय द्वितलीय हमारी होती है आरबीसी का नेचुरल आकार। लेकिन ये बीमारी जब किसी को हो जाएगी तो इसमें आरबीसी का जो आकार है वो हंसियानुमा हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार हो जाएगा। आधा चांद होता है ना, इस टाइप का हो जाता है हमारी आरबीसी का आकार। और भाई आरबीसी का आकार ही गड़बड़ कर गया तो अब जाहिर सी बात है वो आरबीसी अब उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अब भाई हर चीज का अपना एक आकार भगवान ने बनाया है, तो वो इसीलिए तो बनाया, कुछ सोच समझ कर ही तो बनाया है। अगर उसके आकार में परिवर्तन आ गया तो जाहिर सी बात है वो चीज फिर उतना असर करेगी नहीं। तो इसमें होता क्या है, आरबीसी जो हमारी होती है, आरबीसी में जो हमारे प्रोटीन होते हैं, जो हमारे प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी से जुड़े हुए होते हैं, उन प्रोटीन की जो चेन होती है ना, उनके सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है। आरबीसी में प्रोटीन की श्रृंखला अनियमित हो जाती है, प्रोटीन की श्रृंखला। ठीक है, यानी कि भाई जैसे मान लीजिए ए है, ए के बाद बी जुड़ना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, पूरा एक सीक्वेंस चलता है। इसमें होता क्या है, इस बीमारी में ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, जहां ए के बाद बी आना था वहां सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर यहाँ ई आ जाएगा। इस तरह से पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाता है। तो प्रोटीन की श्रृंखला क्या हो जाती है, कि श्रृंखला में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, वो पहले की तरह नियमित नहीं रहती, पहले की तरह नहीं रहती, सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये बीमारी होती है हमारी सिकल सेल। ठीक है, सिकल सेल। अब आ जाती है हमारी अगली बीमारी, नंबर 5 बीमारी कर लेते हैं हमने। नंबर 5 डिजीज, नंबर 5 बीमारी। नंबर 5 बीमारी आ जाती है हमारी क्लाइनफेल्टर। अब हम कुछ सिंड्रोम पढ़ेंगे भी, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंड्रोम। सिंड्रोम होते क्या है भाई, सिंड्रोम होते हैं जब कई सारी बीमारियां एक रूप में एक ही बार आके किसी इंसान के, यानी कि बीमारियों का ग्रुप, बीमारियों का समूह होता है सिंड्रोम। तो हमारा आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो भैया सिंड्रोम जितने भी है ना, इनमें से बहुत से सिंड्रोम ऐसे हैं जो हमारे एलोसोमल डिजीज हैं। एलोसोमल मतलब हमारे लिंग गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है हमारा, इसमें होता क्या है, ये हमेशा मेल में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा। ठीक है, पुरुष के अंदर मेल के लिंग गुणसूत्रों में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मेल के एलोसोम में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे इस दिक्कत में होता क्या है, तो बता देते हैं भाई होता क्या है। तो देखो भाई, हम सबको पता है एक सामान्य पुरुष की अगर हम बात करें, सामान्य पुरुष की बात करें तो सामान्य पुरुष जो हमारा होता है उसमें 44 तो मिलेंगे भाई हमारे ऑटोसोम, उसके अलावा उसमें मिलेगा एक एक्स और एक वाई, ये बन गया एक पुरुष, एक संपूर्ण पुरुष बन गया ये, कि भाई ठीक ठाक है, अच्छा खासा सामान्य पुरुष है हमारा। पर जिसको ये बीमारी हो गई, उस बीमारी में क्या होगा, इसके साथ एक अतिरिक्त एक्स आ जाएगा, एक एक्स ज्यादा आ जाएगा। अब भाई एक एक्स ज्यादा आया है तो वो एक्स अपने साथ, भाई एक्स आया है तो एक्स तो एक महिला का गुणसूत्र होता है, तो वो अपने साथ कुछ फीमेल के कैरेक्टर लेके आता है, फीमेल कैरेक्टर लेके आता है। और इसके कारण एक तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, एक एक्स की अधिकता, एक्स की अधिकता हो जाएगी। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको हम बोल देते हैं हमारे किन्नर। जो हमारे किन्नर होते हैं ना, किन्नर समुदाय है हमारा, हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं,
हमारे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, यानी कि जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो महिला लगते हैं, उनकी आवाज देखें तो पुरुषों जैसी लगती है, उनकी मुंह देखें तो उनके यहाँ पे हल्की हल्की शेविंग यानी कि हल्की हल्की दाढ़ियां भी आ जाती हैं, तो उनके लिंग यानी कि लैंगिक जो ऑर्गन है उनके वो अच्छे से डेवलप हो ही नहीं पाते, ना तो वो पुरुष की तरह डेवलप हो पाते हैं ना फीमेल की तरह डेवलप हो पाते हैं। तो ये बीमारी जो होती है वो हमारी होती है जब एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए अब आते हैं हमारी अगली बीमारी पे, नंबर 6 बीमारी हमारी आ जाती है, नंबर 6 बीमारी हमारी आ जाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो भाई डाउन सिंड्रोम जो हमारी बीमारी है, इस बीमारी में क्या होगा, क्या इस बीमारी में भी भाई डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? तो डाउन सिंड्रोम सबसे पहले तो मैं बता दूं मेल व फीमेल दोनों में होगी, मेल प्लस फीमेल। अब आप इतना समझ सकते हो मेल और फीमेल दोनों में है, इसका मतलब या तो ये ऑटोसोमल बीमारी होगी या फिर एक्स के ऊपर होगी, वाई पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि वाई पे अगर होती तो फिर ये पुरुषों में पॉसिबल हो पाती, लेकिन अगर दोनों में है तो या यही बात है, या तो ये एक्स के ऊपर मिलेगी ये बीमारी, या तो फिर हमारे जो 44 सेम गुणसूत्र थे उन पे मिलेगी, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ये है हमारी ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है, इसका मतलब है कि जो हमारे 44 गुणसूत्र थे अलग से, उनके ऊपर ये बीमारी पाई जाती है, और इसके कारण जो हमारा 21वां जोड़ा है, 21वां जो जोड़ा है उस जोड़े में गड़बड़, 21वें जोड़े में गड़बड़ होने के कारण ये बीमारी पनप जाती है। और इस बीमारी में होता क्या है, मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक क्षति हो जाती है, जो बच्चा पैदा होगा मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त, यानी कि यूं समझ लीजिए थोड़ा सा मूर्ख सा बच्चा होगा, थोड़ा सा मेंटली इमेच्योर बच्चा होगा, और इस बच्चे को बोल देते हैं मंगोलिज, मंगोलिज्म, इस बीमारी को बोल देते हैं कि मंगोलिज्म, ठीक है, मंगोलिज्म बीमारी डाउन सिंड्रोम के कारण होती है, 21वें जोड़े में गड़बड़ हो जाती है, ऑटोसोमल डिजीज है, और ये हमारी यानी कि किसी के भी अंदर, मेल हो या फीमेल हो, किसी के भी अंदर ये बीमारी आगे कंटिन्यू हो सकती है। आगे आते हैं हमारी नेक्स्ट बीमारी पे, नेक्स्ट बीमारी पे आ जाते हैं, वो होती है हमारी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो भाई टर्नर सिंड्रोम जो हमारी बीमारी है इसमें होगा क्या, तो टर्नर सिंड्रोम जो हमारी बीमारी है, इस बीमारी में होता क्या है, महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये महिला थी भाई 44 गुणसूत्र उसमें होने चाहिए थे, उसमें प्लस में 2 एक्स होने चाहिए थे, अगर ऐसे होता तो वो महिला हो जाती सीधी सीधी, क्या हो जाती, एक सामान्य महिला हो जाती। लेकिन इस गुणसूत्र में क्या होगा, ये एक गुणसूत्र नहीं मिलेगा, एक एक्स उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, एक एक्स की रह जाएगी कमी, एक्स की कमी रह जाएगी, एक्स गुणसूत्र की कमी, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, और इस कमी के कारण गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी 45, गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, 45, यानी कि एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। और इस कारण जो महिला होगी वो महिला हमेशा कभी भी संतान नहीं जन्म दे पाएगी, यानी संतान की प्राप्ति उस महिला को कभी भी नहीं होगी, और उस महिला को कह देते हैं हम बांझ, जो एक बीमारी हमारे यहाँ पे होती है बांझपन, बांझपन की बीमारी हो जाएगी, जिसको हम निसंतानता भी बोल देते हैं, ठीक है, निसंतानता, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं होगी, ठीक है, संतान उनकी कोई भी नहीं होगी। ये होती है हमारे टर्नर सिंड्रोम में, क्योंकि इसमें अंडाशय का निर्माण नहीं होता, अंडाशय का निर्माण नहीं होता। अब अंडाशय तो महिलाओं में होता है, तो ये बीमारी महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती, अंडाशय का निर्माण नहीं होता। अब अंडाशय ही नहीं है तो जाहिर सी बात है अंडे नहीं बनेंगे, अब अंडे नहीं बनेंगे तो आगे की सारी प्रोसेस होगी ही नहीं, इसीलिए ये जो महिला होगी उसको कभी भी संतान प्राप्त नहीं होगी। आते हैं हमने अपनी अगली नंबर 8 बीमारी के ऊपर। नंबर 8 हमारी बीमारी है जो आ जाती है हमारी पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम।
तो पटाउ सिंड्रोम जो हमारा होता है इस बीमारी में होता क्या है? तो पटाउ सिंड्रोम जो होता है इस बीमारी में होता क्या है, जो हमारा 13वां जोड़ा है, 13वां जोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 13वां जोड़ा गड़बड़, 13वें जोड़े, अब 13वां जोड़ा है तो जाहिर सी बात है ऑटोसोमल बीमारी होगी, 44 जो गुणसूत्र थे उनकी ही होगी, क्योंकि जो हमारे एलोसोम थे उसमें तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, एक्स और वाई, उसके अंदर तो कोई और कुछ होता नहीं है। तो जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े की गड़बड़ हो जाती है इस सिंड्रोम में। और ये जो बच्चा होता है इस बच्चे में होता क्या है, इस बच्चे में एक तो उसके होठ कटे हुए होते हैं, लिप्स कट, होठ बीच से कटा हुआ होगा, होठ बीच से कटा हुआ होगा। उसके अलावा उसमें डाइजेशन का अभाव, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है हमारा तो वो बंदा आगे कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत कम समय के लिए ही होते हैं, बहुत जल्दी वो दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। अब एक बचता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, एक सिंड्रोम बचता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो हमारा होता है इस सिंड्रोम में होता क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 18वें जोड़े में गड़बड़ आ जाती है, 18वां जोड़ा गड़बड़ करता है भाई हमारा, 18वां जोड़ा गड़बड़ करता है। 18वां जोड़ा जो गड़बड़ करता है तो उसके कारण शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसमें होगा क्या, एक तो इस इंसान की जो है पेट फूला रहेगा, यानी मोटा पेट हमेशा ऐसा रहेगा जैसे कि इसको गैस वगैरह बनी हुई है ना, पेट मोटा सा रहेगा हमेशा। इसके कारण इस बंदे का वजन रहेगा कम हमेशा, पेट वैसे दिखने में मोटा रहेगा कि भाई बहुत मोटा आदमी है ये तो, लेकिन अगर उसका वेट करोगे तो वेट रहेगा बहुत कम। उसके अलावा फिंगर ओवरलैपिंग, यानी कि उंगलियां आपस में यूं चढ़ी हुई, जैसे कई लोगों के होते हैं ना पैर की उंगलियां आपस में यूं चढ़ी हुई है, उंगलियां आपस में यूं जुड़ी रहेंगी, यूं एक दूसरे पे यूं चढ़ी, मतलब इस तरह से ढंग से उसका हाथ होगा ही नहीं, इसके ऊपर ये उंगली चढ़ी है, इसके ऊपर ये चढ़ी है, ये उंगलियां आपस में ओवरलैपिंग करी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो उंगलियां क्या करेंगी, उंगलियां ओवरलैप कर देंगी, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं उंगलियां, और कई बार एक आध एक्स्ट्रा उंगली भी निकल आती है, जैसे किसी की 5 उंगलियां हैं तो 6 उंगली निकल आई। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे एडवर्ड सिंड्रोम से संबंधित। तो भाई इससे जो हमारी मुख्य मुख्य जो आनुवांशिक बीमारियां थी वो हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जो जिस लेवल पे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।